तो थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली थी ये वाली, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग मोर देन 15,000 है, तो उसको ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन करते हुए टाइम पे ईपीएस यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं बनाया जाता। सारा का सारा उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में जाता है। बट स्टिल काफ़ी कंडीशंस ऐसी होती है जिन केसेस के अंदर एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 से ऊपर भी हो जाती है, तब भी उनको ईपीएस का मेंबर बनाए रखना होता है। तो कौन सी वो कंडीशंस होती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस एम्प्लॉय को ईपीएस का मेंबर होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोगों ने इनको कैटेगराइज़ किया है कि किसको ईपीएस का मेंबर होना चाहिए, किसको नहीं। केस नंबर 1 की अगर बात करें तो सिंपल सी बात, अगर कोई भी एम्प्लॉयी फर्स्ट टाइम कहीं पे जॉब कर रहा है या फिर फर्स्ट टाइम कहीं पे ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन करा रहा है और उस टाइम पे ही उसकी सैलरी मोर देन 15,000 है, तो उस केस में तो उसको बिल्कुल भी ईपीएस का मेंबर नहीं बनाना है। उसका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में जाएगा। सेकंड नंबर केस की अगर बात की जाए कि एक एम्प्लॉयी ने कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग के टाइम पे उसकी सैलरी जो है 15,000 से कम थी और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उसकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 15,000 से ऊपर हो गई। तो उस केस में जब उसकी सैलरी 15,000 से ऊपर हो गई, तब भी उसको ईपीएस का मेंबर बनाए रखना चाहिए या फिर उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए ईपीएस का और सारा कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में डालना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि उस केस में आपको उन एम्प्लॉयज़ को ईपीएस का मेंबर बनाए रखना पड़ेगा, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी ज़्यादा चली जाए, 15,000 से कितनी भी ज़्यादा हो जाए, आपको उनको 15,000 के ऊपर ईपीएस काटना पड़ेगा। दैट इज़ 1,250 रुपये 15,000 के हिसाब से उनकी ईपीएस में जाएंगे और बची हुई जो अमाउंट है वो सिंपली ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में चले जाएंगे। केस नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें वो लोग आते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वो ईपीएस के मेंबर थे जहाँ पे उनकी 15,000 के बिलो सैलरी थी। अब वो स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, कंपनी चेंज करते हैं और उस नई कंपनी में उनकी सैलरी 15,000 से अगर ऊपर है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ईपीएस का मेंबर बनाना चाहिए या फिर नहीं? तो इसका जवाब भी बिल्कुल येस है। उस एम्प्लॉय को नई कंपनी में, चाहे उसकी जॉइनिंग करते टाइम पे 15,000 से ऊपर है, बट स्टिल उसकी जो पुरानी कंपनी के अंदर उसकी ईपीएस की मेंबरशिप कंटिन्यू चलती हुई आ रही है, तो वो ईपीएस का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है और नई कंपनी को उसका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ईपीएस का मेंबर बनाना पड़ेगा। और अब फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन की बात करें तो अगर कोई एम्प्लॉय किसी एक कंपनी के अंदर ईपीएस का मेंबर है और वो कंपनी लेफ्ट करने के बाद में अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल का सेटलमेंट कर चुका बाय सबमिटिंग फॉर्म 9910C और उसके आफ्टर सम टाइम वो नई कंपनी ज्वाइन करता है, तो उस केस में आप उसको एज ए फ्रेशर ट्रीट कर सकते हो ईपीएफ के अंदर और आप उस एम्प्लॉय को ईपीएस की मेंबरशिप से बाहर कर सकते हो और सारा का सारा फंड जो है उसका ईपीएफ में ट्रांसफर कर सकते हो अगर उसकी सैलरी मोर देन 15,000 है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सभी लोगों के एज एन एम्प्लॉयर एज एन एम्प्लॉयर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस एम्प्लॉय का 15,000 से ऊपर की सैलरी पे ईपीएस कटना चाहिए, किसका नहीं कटना चाहिए। पर अगर अब इस चीज़ की बात कर ली जाए कि किसी एम्प्लॉय का गलत कंट्रीब्यूशन हो ही चुका है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो हम लोगों ने उस लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि उसका क्या सॉल्यूशन होता है। उसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो गो एंड चेक इट आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।